बेधड़क इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। जोहार आज इसलिए कि बात मैं झारखंड की करूंगा आपसे, और काफ़ी विस्मयकारी बात है। और एक प्रतिष्ठावान आईपीएस की डीजीपी बनने और फिर उसको इस ढंग से विदा करने की जो ये बात है, ये काफ़ी संवेदनशील बात है। इसीलिए जोहार जरूर, क्योंकि इस तरह का कृत्य झारखंड में ही हो सकता है। अब देखिए कि केंद्र सरकार और झारखंड की हेमंत सरकार की नियमावली की तृष्णा में एक दमदार, प्रतिष्ठावान और ईमानदार आईपीएस अफसर की किस तरह से बलि चढ़ा दी जाती है। थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा बहुत, और मैं उनके कुछ चीज़ों को समझता हूं, और आप भी इन बातों को समझिए, इस राजनीतिक खेल को समझिए कि क्या है ये खेल। राजनीति का ये खेला बहुत ही अद्भुत होता है। किसी भी काबिल अधिकारी को कैसे इस्तेमाल करके उसको निचोड़कर और अपने ज़रूरत के बाद किस तरह से फेंक दिया जाता है, इसका जीता जागता नमूना है अनुराग गुप्ता। बिहार बंटवारे के बाद अनुराग गुप्ता को कैडर मिला झारखंड। रांची के भी वो एसएसपी रहे, और रांची जैसे तमाम जिलों में वो एसएसपी रहे, और कई जगहों पे एसपी भी रहे। उसके बाद लोगों से संवाद करना, जनता से सरोकार करना, अपराधियों और नक्सलियों के बीच में खौफ पैदा करना, ये उनका यूएसपी था। मगर हुआ क्या, क्योंकि उन्हें इन तमाम राजनीतिक दलों के कुचक्र में किस तरह से वो फंसते चले गए, और राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए किस तरह से उनको यूज़ किया, ये भी देखने वाली बात है। थोड़ी सी बातों को समझिए। 2016 राज्यसभा के चुनाव में यूपीए गठबंधन ने बीजेपी के उम्मीदवार विद्युत वरण महतो के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया इसी अनुराग गुप्ता पर। वो समय ये डीजीपी नहीं थे, उस समय एडीजी थे और सीआईडी में थे। और उसके बाद, वो बहुत पुरानी बात नहीं है, उस समय जेबीएम का अध्यक्ष हुआ करते थे बाबूलाल मरांडी। वो भी इनके खिलाफ थे और प्रबल खिलाफत कर रहे थे, क्योंकि उनको हमेशा से ये उम्मीद रहती थी कि उनके पास राज्यसभा सदस्य की सीटें आ जाएं, उनके पास ज़्यादा विधायक आ जाएं, क्योंकि एक बार ही वो जीवन में मुख्यमंत्री बन पाए, और कुछ महीने के लिए ही बने थे, वर्षों के लिए, पूरा टेन्योर भी नहीं पूरा किए थे। और जब भी वो जेबीएम से विधायक को जिता कर लाते थे, विधायक जीत कर तो आते थे लेकिन किसी दूसरे दल में चले जाते थे। यूँ कह लें कि विधायकों का पोल्ट्री फार्म उन्होंने खोल रखा था। अब ये बात बहुत पुरानी तो हुई नहीं, तब तक मामला पलट गया, और बाबूलाल मरांडी जेबीएम के अध्यक्ष के बाद वो बीजेपी में आ गए। उनकी नाराजगी इनसे बहुत पुरानी थी, और बहुत बवाल हुआ, और यूपीए हाय तौबा बहुत मचाई। तब जाके चुनाव आयोग की सहमति से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। दाग तो लग गया एफआईआर का, और दर्ज कराने की जब सहमति मिल गई उनको, तो उसके बाद कार्रवाई का शुरू हुआ। और यह कार्रवाई ना ही किसी अदालत में और ना ही विभाग में कहीं भी स्टैंड नहीं किया, और उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया। 2020 में रघुबर के जाते ही और हेमंत के आते ही सरकार उनको पुनः निलंबित कर दी, क्योंकि हेमंत उस समय विपक्ष में थे और उनको लगा था कि अनुराग गुप्ता उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, और उन्हें निलंबित किया। और निलंबित करने के बाद ये तमाम, वो कैट में भी मामला गया, और कैट में जाने के बाद ये कैट ने भी उनको बरी कर दिया। एक बात तो समझ में आती है कि राजनीतिक दल किसी भी चीज़ को कभी भी अपनाते हैं और कभी ठुकराते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी की मदद करने का आरोप जिस पर था, आज वही बीजेपी इनके खिलाफ पूरी तरह से खड़ी हो गई। अब आप बात को समझिए। बीजेपी के आरोप करने के में इन पर एफआईआर हुआ, और उसी बीजेपी के लोगों ने इनके ऊपर फिर से हल्ला बोल दिया जब यह हेमंत की सरकार आई, जिसकी सत्ता जो होती है ना, वो पूरी तरह से मदमस्त होती है, वो किसी की नहीं सुनती है, अपने ढंग से चलती है। और अधिकारी किसी पार्टी या दल का नहीं होता, वो सत्ताधारी दल का ही वो सेवक होता है। उसको जैसे आप करेंगे वैसे वो करता है। लेकिन नशे में चूर, ये जो नेता लोग हैं सत्ता के नशे में चूर, इनको कौन समझाएगा? इनको सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय में जनता ही समझाती है, जैसे बीजेपी को यहाँ पे समझा दी। अब आ जाइए आप 2022 में 2 वर्ष और 2 माह यानी 26 महीने निलंबित रखा गया इनको। एक सीनियर आईपीएस अफसर को 2 वर्ष 2 माह यानी 26 माह
निलंबित रखा गया, इनके सर्विस रिकॉर्ड में कितना बड़ा ये एक धब्बा और दाग लगा, आप ये सोच नहीं सकते हैं। लेकिन कैट ने इन्हें फिर निलंबन से मुक्त कर दिया। सोचिए, आपसी अहम और वहम और राजनैतिक प्रतिद्वंदिता में एक आईपीएस को 26 महीने का सर्विस ब्रेक उनकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। यदि वो गलत थे तो सजा क्यों नहीं हुई? यानी वो नहीं थे। आप गलत हैं या फिर न्यायालय गलत है, क्योंकि ये पूरी तरह से अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उनको सजा नहीं मिली, आपने आरोप गठित कर दिया। यानी कि वो आरोप जो था वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित था। तब शुरू हुआ एक दूसरा खेल मातमपुरसी का। हेमंत की सरकार आई और उन्होंने हेमंत की सरकार आते उसे लगा कि ये गलत हो गया है मुझसे इनके ऊपर, तो उन्होंने इनको 2024 में डीजीपी यानी कि प्रभारी डीजीपी बना दिया। और तब तक विधानसभा के चुनाव आ गए और आचार संहिता लागू होने वाला ही था। चुनाव आयोग ने पिछले एफआईआर के आधार पर इन्हें चुनावी कार्यों से वंचित करके हटा दिया और बीच में आ गए अरुण कुमार सिंह को, उनको लाया गया। ये जैसे ही सितंबर माह में हटे, अरुण कुमार सिंह आ गए इस दौरान और अरुण कुमार सिंह को डीजीपी बना दिया गया। और नवंबर 2024 में चुनाव खत्म होते ही अजय जी को फिर पकड़ के बाहर कर दिया गया। देखिए, इस लेवल पर इस ढंग का जो खेल चलता है, ये काफ़ी इन लोगों को एम्बेरस करता है, अपमानित करता है आईएएस और आईपीएस को। फरवरी में फिर 25 की फरवरी में अब सरकार ने एक बार कमेटी बनाई, क्योंकि अनुराग गुप्ता को उसने डीजीपी बना दिया था हेमंत सरकार ने। अब उसको सेव करने के लिए उन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी में उन्होंने नियमावली भी बनाई और उसमें एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में रिटायर्ड डीजीपी, सीएस, होम सेक्रेटरी, यूपीएससी के एक सदस्य, जेपीएससी के एक सदस्य, ये तमाम लोग थे। और उसके बाद उसमें कमी थी तो यूपीएससी दिल्ली से कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं आया था और उस कमेटी में फैसला लिया गया कि डीजीपी अनुराग गुप्ता को, जो जुलाई माह में उन्होंने 26 जुलाई को उन्हें प्रभार दिया गया था, उस दिन से अगले 2 वर्षों तक डीजीपी पद पर ये बने रहेंगे। फिर इस कैबिनेट की मुहर लगी, इस नतीजे पे कैबिनेट की मुहर लगाई गई। और ये कहा जाता है ना कि जो सत्ता में है भाई साहब, वो जो चाहता है वो करता है, परिणाम चाहे जो भी हो। अब दूसरी तरफ ये भी देख लें कि साहब परिणाम वही हुआ कि विपक्ष में बैठे बैठाए लोगों को मुद्दा मिल गया और बाबूलाल मरांडी, उनको तो पुराना खार था ही इनसे, वो जब विद्युत और महतो वाले केस से, और वो वर्तमान में बीजेपी का अध्यक्ष हो गए। अब तो एक तो नीम पर जो करेला चढ़ने के बाद स्वाद आता है ना, बाबूलाल जी का तेवर वही था, क्योंकि पिछले सरकार में बाबूलाल जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी सरकार ने नहीं दिया, तो इस सरकार को डाउन करने के लिए ये मुद्दा मिल गया उनको और इसमें सरयू राय जैसे तीक्ष्ण बुद्धि के लोगों का सहयोग भी मिल गया। अब ये भूल गए कि बीजेपी की मदद करने के आरोप में इसे 26 महीना निलंबन हुआ था, फिर भी वो बीजेपी का अध्यक्ष होकर के इनके प्रबल विरोधी हो गए और अनुराग गुप्ता को उन्होंने इस मुद्दे को इतना हाईलाइट किया कि विधानसभा सत्र कई बार रोकना पड़ा, चलने नहीं दिया गया। लेकिन ये उसी पार्टी के सहयोग करने के आरोप में जो व्यक्ति 26 महीने निलंबित रहा सीनियर आईपीएस, वही पार्टी उसकी विरोध करने लगी। ये कैसा महसूस होता होगा। और आज धनबाद के जो सांसद हैं डुल्लू महतो और कई तत्कालीन जेएमएम और जेवीएम और बीजेपी के जो एमएलए हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है राजनीतिक गलियारों में और सचिवालयों में कि वो अनुराग गुप्ता की चिरौरी करते फिरते थे। आज वो बड़े बड़े लोग हो गए और जनाब, जिस तरह से उस पदाधिकारी को, एक काबिल पदाधिकारी को बेइज्जत किया गया और उनको तृष्णा दी गई, फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक का, इससे बेहतरीन उदाहरण आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। क्योंकि यही पदाधिकारी हैं अनुराग गुप्ता, जिन्हें प्रतिबिंब ऐप बनाने के लिए 10 सितंबर 24 को साइबर क्राइम के अगेंस्ट उन्होंने बनाया था प्रतिबिंब ऐप, केंद्र के गृह मंत्रालय ने सम्मानित किया था। 21 अप्रैल अभी वर्तमान में पिछले दिनों सीआरपीएफ बटालियन का नेतृत्व करते हुए झुमरा पहाड़ी में करोड़ों रुपए, 1 करोड़ रुपए का इनामी, दुर्दांत इनामी जो था वो नक्सली कमांडर
नक्सली कमांडर प्रयाग मांझी विवेक उर्फ विवेक को इन्होंने मार गिराया। इस सफल ऑपरेशन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सराहना की थी। मगर क्या था, 21 को ऑपरेशन हुआ, इतना बड़ा सफल ऑपरेशन किया, सराहना भी मिली और 22 अप्रैल को दूसरे ही दिन पहले सुबह केंद्र सरकार ने इनको सेवा विस्तार करने से मना करते हुए झारखंड सरकार को एक पत्र लिख दिया कि इन्हें 30 अप्रैल को अनुराग गुप्ता सेवा निवृत्त हो जाएंगे। अब ये देखिए एक ऐसी सी बात हो गई कि अब उसके नेक्स्ट डे ही, उसी दिन जिस दिन ये रिटायर हो रहे थे, स्वीडन और स्पेन की जो पर्यटन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए यात्रा करके हेमंत सोरेन वापस आए, वो उधर से आए और इधर से अनुराग गुप्ता के जाने की खबर आ गई। अब सरकार के लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न है और नाक की ये लड़ाई हो गई है कि अब तो इसकी एक ही विकल्प है कि या तो सरकार न्यायालय जाए, चाहे केंद्र सरकार किसी भी तरह से केंद्र सरकार को, राज्य सरकार अगर जवाब देती है तो केंद्र सरकार के ऊपर है कि उसे माने या ना माने। क्यों सरकार बैकफुट पर आ गई है, राज्य सरकार, इसको भी थोड़ा सा तकनीकी रूप से समझना होगा। यूपीएससी ने इनके सेवा विस्तार पर मुहर नहीं लगाई थी, यानी कि यूपीएससी ने इनको कंटिन्यूअसली 60 साल की उम्र के बाद आईपीएस का दर्जा नहीं दिया था और 60 वर्ष 30 अप्रैल को होने के बाद ये जब रिटायर कर गए तो ये भारत सरकार के भारतीय प्रशासनिक पुलिस सेवा के अधिकारी नहीं रहे। और अगर आप भारतीय प्रशासनिक पुलिस सेवा के अधिकारी नहीं हैं, आईपीएस नहीं हैं, तो कोई भी सरकार आपको डीजीपी नहीं बना सकती है। और यही तकनीकी मामला के तहत अब अनुराग गुप्ता के लेकर के राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई है और उसे कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मामला न्यायालय में जाएगा तो जाने से कुछ दिनों तक लटकेगा, बहसबाजी होगी, सरकार स्टेटस को अगर न्यायालय लगा देता है तो सही है, लेकिन तकनीकी रूप से सरकार पूरी तरह से बैकफुट है। अनुराग गुप्ता डीजीपी के रूप में जो इनके ऊपर जो केसेस हैं, इस केस को लेकर के और इनके जो सरकार, केंद्र और राज्य सरकार और पक्ष विपक्ष के बीच के भंवर में जो ये फंसे रहे, तो इनके लिए आने वाले समय में मैं तो ये कहूँगा कि आईएएस और आईपीएस लोग इस पर ये केस ऑफ ए स्टडी होगा कि किस तरह से नेताओं द्वारा, पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किसी आईएएस की लाइफ बर्बाद की जाती है, आईपीएस की लाइफ बर्बाद की जाती है, उसको किस तरह से निचोड़ा जाता है। और ये लोग भी समझ जाएंगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, कि इन नेताओं की चिरौरी करने से इनका कैरियर कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी सिस्टम है उस सिस्टम से इन्हें जरूर चलना चाहिए और उसी सिस्टम पर इन्हें जाना चाहिए। क्योंकि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे और त्रिशंकु बनकर लटक गए। नमस्कार।